हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटिवेशनल टॉक अ जर्नी ऑफ ग्रोथ। सो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 को देखा था और आज हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को देखेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 2, प्रत्यक्ष से परे झांकते हुए। हर व्यक्ति मुस्कुराहट ओढ़कर निजी संघर्ष से जूझ रहा है जिससे हम अनभिज्ञ हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे कमरे में प्रवेश किया है जहां दो व्यक्ति वाद विवाद में उलझे हों? आप तुरंत उस कमरे में फैली नकारात्मकता महसूस कर सकते हैं। उनके बीच में गगनभेदी चुप्पी होती है। गलतफहमी भी इसी तरह का तनाव उत्पन्न कर सकती है। जब हैरी चुप हो गया तो मैं चिंतन में चला गया। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था? क्या मैंने उसे नाराज़ कर दिया था? ऐसे व्यक्ति का अपमान किसी के लिए भी सर्वाधिक खेदजनक होगा जिसने आपको अपने घर बुलाकर आपकी मेज़बानी की हो। 2 मिनट के बाद मैंने इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया। कहाँ से खरीदी तुमने यह कार? मैंने बातचीत को सहज करने का प्रयत्न करते हुए पूछा। हैरी को यह अच्छा लगा कि मैं सामान्य बातें करने की कोशिश कर रहा था और वह सहज भी हो गया। वह जो कुछ भी पहले सोच रहा था वह मेरे साथ अब भी साझा नहीं कर पा रहा था। मर्सिडीज को बेचने के बाद मुझे एक कार खरीदने की ज़रूरत थी। पहले कुछ हफ्तों में हर कहीं जाने के लिए मेरी पत्नी और मैं टैक्सी लेते रहे। एक दिन जब हम अपने किसी मित्र से मिलने जुहू जा रहे थे तो टैक्सी एक ट्रैफिक लाइट पर लेक्सस के शोरूम के सामने रुकी। उस क्षण जब मैंने उसे देखा चमकते शीशे के भीतर, तो वह पहली नज़र का प्यार था। वह उस घटना को याद कर खुश हो गया। लगता है यह कार तुम्हारी सबसे प्यारी संपत्ति है, मैंने कहा। उसने जोर से सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपको इस कार से अधिक खुशी दे सकें। डैशबोर्ड पर तरह तरह की रीडिंग्स, फॉल लेदर की सफ़ेद सीटें और स्टीयरिंग व्हील को छूकर देखिए। यह कार क्षण भर में 0 से 100 की स्पीड पर जा सकती है, जो मर्सिडीज़ का। तभी हैरी ने ब्रेक लगाया। हमारी सीटों की पट्टियां अचानक कस गईं और मैंने उसे कसकर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते देखा। हम अचानक रुक गए थे। अपने विचारों में खो जाने के कारण उसे एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे आगे ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। सॉरी, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, उसने खेद के साथ आगे झांकते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने उत्तर दिया। तुम ठीक तो हो? मैंने ज़रा चौंकते हुए पूछा। हैरी ने दूर तक देखने की कोशिश की ताकि वह समझ सके कि जाम क्यों हुआ है, पर उसे पता नहीं चला। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है क्योंकि यहाँ तो कभी ट्रैफिक जाम नहीं लगता, उसने निराश स्वर में कहा। हालांकि कुछ हद तक स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी अब तक मुंबई को दुर्घटनाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ लंदन जितनी ही कारें हैं, फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या 4 गुना अधिक है। कारें जब लाल बत्ती को पीछे छोड़कर सनसनाती हुई गहन ट्रैफिक जाम में जिग जैग चलते हुए घुसती हैं तो कई बार बेकाबू हो जाती हैं। इस स्थिति में हम उसकी लेक्सस में फंसे थे और कहीं नहीं जा सकते थे। मैंने अपने एक साथी को संदेश दिया कि मुझे मीटिंग में पहुंचने में देर होगी। हम फंस गए हैं, मेरे मुंह से निकला। मैं पूरा प्रयास कर रहा था कि लगातार चीखती कारों के बीच मेरी आवाज़ सुनाई दे पाए। मैं अपनी नई कार में बैठकर भी अटक गया हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि यह कितनी तेज़ रफ्तार से चल सकती है? मैं फंस गया हूँ। हैरी की आवाज़ घुटी हुई लग रही थी। मैं खुद को इतना फंसा हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ? वह अपनी बहुमूल्य कार के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पटक कर चिल्लाया। क्या यह मेरे आगे चलने वाली कारों में बैठे लोगों का कसूर है?
क्या ऐसा ट्रैफिक उनकी वजह से है? क्या सड़क को ज़रूरत के मुताबिक चौड़ा नहीं बनाया गया है? मैंने सड़कों को नहीं बनाया तो क्या यह मेरा कसूर है? क्या मैंने गलत कार खरीद ली है? क्या मुझे एक मोटर बाइक खरीदनी चाहिए थी? क्या अब मोटर बाइक खरीदने के लिए बहुत देर हो गई है? मैं समझा कि उसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो वह मुझे बता नहीं पा रहा। मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसका सिर झुक गया और उसने अपने हाथ अपनी गोद में रख लिए। उसके होंठ कांप रहे थे और वह मुझसे नज़र हटाकर खिड़की के बाहर देखने लगा। ड्राइवर के साथ वाली खिड़की पर उभरे प्रतिबिंब में मैंने उसकी दुखी आंखों से कुछ आंसुओं को ढुलकते देखा। मैं क्षमा चाहता हूँ, उसने कहा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं, हम सभी फंसा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी तुम खुद को अटका हुआ क्यों महसूस कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं जानता हूँ आपके पास यह सब सुनने का समय नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए समय ही समय है। एक तो इसलिए कि हम इस जगह पर काफ़ी देर के लिए फंसे रहने वाले हैं, और दूसरा क्योंकि तुमने मुझे मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट सांभर खिलाया है। अपनी आँखों को रेशम के रुमाल से पोंछते हुए वह हल्का सा हंसा। वह समझ गया कि मैं उसकी मनोदशा हल्की करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब हम किसी को राहत पहुँचाने का प्रयास करते हैं तो आसानी से उसकी गिरती ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। हमारा ऐसा करना उनकी पीड़ा को स्थायी बना सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इन वार्तालापों में हम सकारात्मक, निर्णय रहित ऊर्जा लाएं। कहाँ से शुरू करूं? कहीं से भी, जहाँ से तुम्हें सहज लगे, मैंने धीरे से कहा। मैं सुन रहा हूँ। उसने गहरी सांस भरी और बताना शुरू किया। अकेला कोई मूर्ख ही लेक्चर चलाते हुए कह सकता है कि वह खुश नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ही वह मूर्ख हूँ। मैंने जो भी सपना देखा था वह सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे भीतर यह कसक है कि कहीं कोई कमी रह गई है। उसने अपनी खिड़की से फिर बाहर देखा, मानो वह अपने बीते हुए समय में पहुंच गया हो, जिसके विषय में वह मुझे बताने वाला हो। शुरुआत आईआईटी मुंबई से हुई। मैं कभी जाना नहीं चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं, लेकिन इस विषय में मेरे माता पिता नहीं सुन सकते थे। उनका दबाव था कि एक इंजीनियरिंग ही जिसमें पैसा है। अगर तुम आईआईटी में प्रवेश पा जाते हो तो जीवन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। अगर मैं कुछ कहता तो वे मुझे यह जताकर अपराध बोध कराते कि मुझे बड़ा करने में उन्होंने कितने त्याग किए हैं और मुझे उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। कहते कहते वह रुका। लगा जैसे ट्रैफिक चलने लगा था, लेकिन यह हमारा भ्रम था। हम अब भी फंसे हुए ही थे। उसने फिर बात शुरू की। मैं सोचता हूँ मेरे माता पिता मेरे माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे थे। मेरे पिता का मोह अपनी फैक्ट्री में टेक्सटाइल उपकरणों में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए था। वे चाहते थे कि मैं उनकी फैक्ट्री में एक ऐसा सुपर हीरो बनूं जिसके आते ही कोई भी तकनीकी समस्या हल हो जाए। तुम भले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, लेकिन तुम बढ़िया स्थिति में हो। क्यों, क्या ऐसा नहीं है? मैंने कहा, तुम तो हार्वर्ड भी गए। हार्वर्ड जाना एक तरह से मेरा विद्रोह था, हैरी बोला। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे अपने माता पिता और भाई बहनों से दूर जाना था। मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता था, इसलिए मैं अमेरिका भाग गया। मुझे मालूम है आपको यह बात बेहूदी लगेगी, पर यह सच है कि मैंने हार्वर्ड के एमबीए कार्यक्रम के बारे में गहराई से नहीं सोचा था। मैंने उसे बिना सोचे समझे स्वीकार किया, बस दूर जाने के लिए। मुझे पूरी छात्रवृत्ति मिल गई थी। वर्षों तक गलत विषय पढ़ने के बाद मैं खुद अपना जीवन जीना चाहता था। तो क्या हार्वर्ड इसका समाधान था? दुर्भाग्य से नहीं। मैंने पाठ्यक्रम पूरा किया, लेकिन यह भी मेरी पसंद का नहीं था। एक बड़ी बात यह थी कि वहाँ मैं ललिता से मिला, जिसे उसके दोस्त लिली कहते थे। दक्षिण भारतीय होने के कारण हम दोनों तत्काल ही एक दूसरे से जुड़ गए।
भूल जाइए इस कार को, वास्तव में वह था पहली नज़र का प्यार। मुझे यह आकर्षक लगा कि वह डॉक्टरी पढ़ रही थी और बाल रोग विशेषज्ञ बनना चाहती थी। हो सकता है कि कभी मुझे थोड़ी सी जलन भी हुई हो, क्योंकि उस समय मुझे लगा करता था कि मुझे भी डॉक्टरी पढ़नी चाहिए थी, मगर उसके लिए अब देर हो चुकी थी। मेरे पास डॉक्टरी पढ़ने के लिए ना समय था ना पैसा, इसलिए इस इच्छा को मैंने मन में रखा और हम अपनी शादी के लिए भारत लौट आए। मैं जानता था यह सब बाहर लाने और मुझे बताने में उसे कष्ट हो रहा था, लेकिन मैं इसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता था। हमारा विवाह अद्भुत है, यूँ समझिए यह अद्भुत तरीके से आरंभ हुआ। ललिता बच्चों का डॉक्टर बनने का प्रशिक्षण ले रही थी और मैं अपनी वर्तमान सलाहकार फर्म में नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मुझे 6 अंकों की वेतन का वायदा किया, जिसमें मेरा बोनस शामिल नहीं था। यहाँ मैं बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ा, लेकिन किस कीमत पर? मैं लगातार खुद से यह प्रश्न पूछता हूँ। घंटों के काम और तनाव ने हमारे आपसी संबंध को कमज़ोर बना दिया है। हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। बच्चों को पालने के लिए समय कहाँ से आएगा? घर पर ललिता ने मुझसे कभी मीठे शब्दों में छोटी सी बात भी की हो, ऐसा दुर्लभ है। वह नहीं जानती कि उसके कठोर शब्द मुझे कितना काटते हैं और उनकी वजह से हम झगड़ा करते हैं। आप वैवाहिक जीवन की इन समस्याओं को समझ सकते हैं। एक दिन तो माहौल इतना गर्म हो गया कि वो चिल्लाई कि उसे तलाक चाहिए। उसने खिड़की के शीशे से बाहर देखते हुए कहा, समुद्र जो कभी इस अपार्टमेंट में अपनी ठंडी हवा देता था, अब चौंधियाता और तपाता है। जो प्यार शुरुआत में बहुत पवित्र था, इतना जल्दी गायब हो गया। ऐसा कैसे हुआ? अजीब बात है कि इस सब के बीच में अब एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे मेरा काम पसंद नहीं और मुझे घर पर रहना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे देखकर कौन विश्वास करेगा कि मैं खुश नहीं हूँ? यह निश्चित रूप से ईमानदार है, मैंने अपने मन में सोचा। हमारे अहम ऐसे ही होते हैं कि हम किसी के सामने अपने दुखों को तभी स्वीकार करते हैं जब हम या तो बेहद विनीत होते हैं या बहुत पीड़ा में होते हैं। मैंने महसूस किया कि उसमें ये दोनों बातें मिली जुली थी। हम हर व्यक्ति को उसका चेहरा देखकर जानना समझना चाहते हैं। हम मानते हैं कि लोग बाहर से जैसे होते हैं, भीतर से भी वैसा ही अनुभव करते हैं। हमारे समय का विरोधाभास यह है कि जिनके पास अधिकतम है, प्रायः वे ही सबसे कम संतुष्ट पाए जाते हैं। हमने सीख लिया है कि हम सफल कैसे दिखें, लेकिन यह नहीं सीखा कि अपने जीवन को कैसे संयोजित करें ताकि हमें उसे सफलता की अनुभूति हो। ये वे विचार थे जो मेरे मन में उस समय आए जब हैरी बोल रहा था। इन्हें मैंने अपने तक ही सीमित रखा। मेरे लिए सुनकर समझना अधिक महत्वपूर्ण है उत्तर देने से। कार का पहिया कुछ मीटर आगे खिसका। कम से कम हम चलने तो लगे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 2 यहीं ख़त्म होता है। आइए चलते हैं चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 यात्रा शुरू होती है। आपकी समस्याओं को ध्यान से सुनने और उन पर आपसे चर्चा करने के लिए एक मित्र का होना उनके निराकरण का हल पाने की शुरुआत है। जब हमारे निकट के व्यक्ति अपनी चिंताएं हमारे साथ साझा करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? जब हैरी ने अपनी आंतरिक उथल पुथल के विषय में मुझे बताया तो मैं बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन मुझे एक वैरागी के रूप में अपना प्रशिक्षण याद आ गया। हमारी मौन उपस्थिति लाखों खोखले शब्दों से अधिक दमदार हो सकती है। हम सब के पास 2 कान और 1 मुंह है। हम जितना सुनते हैं और जितना बोलते हैं, उसका अनुपात सही होना चाहिए। लोग शायद ही कभी अपनी समस्या ठीक तरह से सुनी या समझी जाने से पहले उसका सक्रिय समाधान चाहते हैं। मुझे वे शुरुआती दिन याद हैं जब लोग मुझसे अपनी समस्याएं साझा करते थे। उन दिनों मैं अपने नए उद्देश्य की भावना से ओत प्रोत दुनिया को बचाने के लिए प्रतिबद्ध था।
उत्सुक, जिज्ञासु और जोश भरा युवक ब्रह्मचारी। अपनी अपरिपक्वता के कारण समस्या का हल समझ आते ही मैं उस पर झपट पड़ता था, बिना यह समझे कि लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या जानते हैं, जब तक कि वे यह नहीं समझ जाते कि आपको उनकी फिक्र है। असल सभी समस्याओं का हल मानवीय स्थितियों से संबंधित होता है, जिनमें से चेतना और अनुकंपा को शायद ही कभी अलग किया जा सके। ध्यानपूर्वक सुनने का मनोभाव भी उतना ही अनिवार्य है जितना हल निकालना। इस बार मैं हैरी के साथ वह गलती नहीं दोहराना चाहता था। मैं खुश था क्योंकि हमारे आगे से ट्रैफिक खुलता जा रहा था और उसी तरह मेरे विचार भी। चुप्पी के कुछ क्षण बाद में बोला, हैरी, मुझे अफसोस है कि तुम ऐसे हालात से गुजर रहे हो। मुझ पर विश्वास करने के लिए और मुझसे हालात साझा करने के लिए धन्यवाद। अपनी समस्याओं को किसी के सामने कहकर क्या तुम हल्का नहीं महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें यह उम्मीद नहीं है कि अब सब बेहतर हो जाएगा? हैरी ने मेरी ओर असहमति के साथ देखा। मैं इस गुत्थी से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बिना अपना जीवन पूरी तरह बर्बाद किए कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैं लगभग 40 वर्ष का होने जा रहा हूँ। कोई भी बड़ा परिवर्तन लाने के लिए देर हो चुकी है। मैं अब क्या करूँ? 4 ऐसे शब्द हैं जिनसे कोई भी जीवन प्रशिक्षक घृणा करेगा, मैंने सोचा। इसका कारण यह है कि उनके द्वारा दी गई कोई भी सीधी सलाह जादू मान ली जाएगी और समझा जाएगा कि चूंकि ऐसा गौर गोपाल दास ने कहा था, अगर उसका अनुपालन किया जाए तो गारंटिड परिणाम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भेड़ों की तरह किया गया अनुकरण भटकाव की ओर ही ले जाएगा। जीवन में क्या करना है इसका निर्धारण उसी तरह से होता है जैसे हम किसी मॉल में शॉपिंग करते हैं। सेल्स असिस्टेंट हमें सभी उपलब्ध उत्पाद दिखलाता है, उनके गुण और कमियां बताता है, लेकिन अंत में चयन करना तो हमारा ही काम होता है। इसलिए अंतिम निर्णय हमारा ही दायित्व है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैंने जोर देकर कहा। हमें स्वयं ही अपने निर्णय लेने चाहिए। मैं अपनी सामर्थ्य में ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ना तो मैं पूरी तरह से सब कुछ जानता हूँ, ना जानने का दावा करता हूँ, लेकिन दुनिया भर में हजारों लोगों का मित्र होने के अनुभव से कह सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग तुम्हारे जैसे संघर्ष से गुजर रहे हैं। हैरी ने फिर से आह भरी, लेकिन इस बार यह राहत की सांस थी और हम अब भी मुंबई के ट्रैफिक में रेंग रहे थे। देख रहे हो कितने सारे लोग इस ट्रैफिक जाम में अटके हैं? मैंने पूछा। वे हम जैसे ही हैं। वे अलग अलग कारों में हैं, लेकिन सब एक साथ अटके हैं। अपने आसपास देखो। एक बुजुर्ग टैक्सी चला रहा है जिसमें पीछे की सीट पर एक ब्रिटिश सैलानी बैठा है। टैक्सी ड्राइवर अपनी जगह पर बैठे हुए ही अपने रेडियो पर पुराने बॉलीवुड क्लासिक्स से चिपका है और दूर वह रोल्स रॉयस वाला भी। हैरी ने अपनी कार से बेहतर एक कार को देखते ही मुंह बनाया। हम सब में 3 चीज़ें एक जैसी हैं। हम सब फंसे हुए हैं, हम सबको ये यात्रा पूरी करनी है और हम सबको गंतव्य तक पहुंचना है। अब सोचो क्या ट्रैफिक जाम है ही नहीं, तब हम सब अपनी यात्रा शांति के साथ पूरी करने और अपने चयनित गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र होंगे। इन सब बातों का मेरी स्थिति से क्या संबंध है? हैरी ने प्रतिवाद किया। हमारे मस्तिष्क के भीतर भी एक ट्रैफिक जाम है हैरी, और वह ट्रैफिक जाम हम में से प्रत्येक को हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है। कल्पना करो यदि हम जान जाएं कि इस अवरोध को कैसे हटाना है, तो जो महत्वपूर्ण है उससे भटक कर हमें असुरक्षा के धुएं के कारण खांसना नहीं पड़ेगा। हम पर कोई हॉर्न नहीं बजा रहा होगा और बहुत सारा ईंधन बचाकर हम जीने योग्य जीवन जी सकेंगे। हैरी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, उसका ध्यान मेरी बातों पर था। मेरे मस्तिष्क के भीतर ट्रैफिक निकासी की प्रक्रिया 22 साल पहले आरंभ हुई थी। मेरी वजह से मेरे माता पिता को जो तकलीफ हुई
उसके लिए मुझे खेद है। मैं ब्रह्मचारी बनने के लिए घर से भागा था और तब मैंने जीवन के पहियों के बारे में जाना। तुम्हारे आसपास जितनी भी कारें हैं उनके 4 पहिए हैं जो समान वजन के साथ एक्सल से जुड़े हैं। इन 4 पहियों में से किसी भी एक पहिए में हवा का कम होना गंतव्य तक पहुंचने में विलंब का कारण बनेगा और एक पहिए की हानि तो घातक भी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि कार के पहियों की नियमित रूप से जांच और रख रखाव हो। इसी तरह से 4 सिद्धांत हैं जो सुखी जीवन की नींव हैं। वे किसी लेबल पर आधारित नहीं हैं, जैसा कि हम अपने आप पर लगाते हैं और उसे सभी पर लागू कर देते हैं, चाहे हम ब्रह्मचारी हों या विवाहित, जवान हो या बूढ़े, अमीर हो या गरीब, नास्तिक हो या अधार्मिक। वे राष्ट्रीयता, प्रजाति, लिंग या पेशे पर निर्भर नहीं हैं। हैरी ने सीधे मेरी आंखों में देखा क्योंकि कार ट्रैफिक में पुनः रुक गई थी। मैं उन्हें सीखने के लिए तैयार हूँ। असल में मैं तो तब से तैयार हूँ जब मैं 18 साल का था। तो दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग पहिया 1 व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत करेंगे और तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।